ठीक है जी। सो आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस्ड एल्गोरिथम कोर्स। और ये जो नेक्स्ट लेक्चर का जो टॉपिक है, इट इज़ द ग्रीडी एल्गोरिथम। सो ग्रीडी एल्गोरिथम आप लोगों को मैंने पहले लेक्चर में भी, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी इसका मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को जिक्र किया था। आप लोग जो है इस फेमस, आप लोग का जाना पहचाना, सर नजर नहीं आ ये रहा। फिर से नज़र नहीं आ रहा। दोबारा ज्वाइन कर ले, आ रहा है। आप लोग दोबारा ज्वाइन कर ले। ठीक है ये सही आ रहा है सर। यार ये आप लोग का अपना मसला होता है, यहाँ पर सा इतना डिस्टरबेंस आप लोग क्रिएट कर लेते हैं। उधर रिकॉर्डिंग सर चल ये रही होती सिग्नल है, पता नहीं अब। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं सर। जी सर, देख अब्दुल्ला? जी सर। यस सर। बस ठीक है, अब खामोश रहें। ये आप लोग का एक जाना पहचाना जो है वो शक्ल है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आप लोग को इसका जिक्र किया था, ग्रीडी का। ग्रीडी क्या कहता है? आई वांट एज मेनी एज पॉसिबल। और मैंने आप लोग को बैंक रॉबर की एग्जांपल भी दी थी कि उसकी एग्जांपल ये थी कि कोई एक बैंक रॉबर है और जो ही वो बैंक के अंदर जो है वो एंटर होता है तो उसको पहले जो है वो काइंस की बोरी मिल जाती है और वो उस काइन को बोरी को उठा देता है। वो ये समझता है कि आगे जाके कुछ मिले या ना मिले, ये काइन की बोरी जो है वो उठा देता है। अब आगे जाता है तो बाकी रॉबर्स को कुछ नहीं मिलता, बस यही एक ही बोरी मिली थी, पड़ी थी और इसने उठा ली। तो इस केस में इसका जो डिसीजन था ये एक ऑप्टिमम डिसीजन था। लेकिन हो सकता है आगे जाके जो है वो डॉलर्स और गोल्ड और यूरोस की बोरियां पड़ी है, लेकिन ये अपने डिसीजन को चूंकि रिवाइज नहीं कर सकता, इस वजह से दूसरे केस में जो डिसीजन था वो एक ऑप्टिमल डिसीजन नहीं था। तो इसलिए कहते हैं कि इट मेक्स अ लोकली ऑप्टिमल चॉइस, इट मेक्स अ लोकल ऑप्टिमल चॉइस। इसको करंटली जो बेहतर लगता है उस डिसीजन को पिक करता है। दैट्स व्हाई इट डज नॉट ऑलवेज यील्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, बट फॉर मेनी प्रॉब्लम्स दे डू। इस वजह से जो है इसमें ऑप्टिमिलिटी की गारंटी नहीं है, लेकिन बाई चांस आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन दे भी सकता है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वो कौन से प्रॉब्लम्स है जिसके लिए ग्रीडी ऑप्टिमम सोल्यूशन दे सकता है और कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसके लिए ग्रीडी ऑप्टिमम सोल्यूशन देने में फेल हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। सो हमारे पास एक सिंपल प्रॉब्लम से हम स्टार्ट लेते हैं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। एक एन एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, हमारे पास एक एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम है। Optimum scheduling of a resource among several competing activities, like for example scheduling rehearsal times in a music studio। एक सिंगल स्टूडियो है, रिहर्सल स्टूडियो है म्यूजिक, और उसमें हमने एक दिन में मैक्सिमम जो रिहर्सल्स है उसको हमने स्केड्यूल करना है। सो वी वांट टू सिलेक्ट एज मेनी म्यूचुअली कंपेटेबल एक्टिविटीज एज पॉसिबल। म्यूचुअली कंपेटेबल एक्टिविटीज, म्यूचुअली कंपेटेबल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होंगे जिसका टाइम में क्लैश ना हो। सो हम क्या करते हैं, इसलिए फॉर अ सेट ऑफ एक्टिविटीज टू बी शेड्यूल्ड इन द म्यूजिक स्टूडियो, सॉर्ट देम बाय द फिनिश टाइम। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट ऑफ एक्टिविटीज है फ्रॉम 1 to n। सो अब इनको हम सॉर्ट करते हैं। वी पुट द वन नंबर 1 पहले पोजीशन पे हम कौन सी एक्टिविटी को रखते हैं? द वन विद द अर्लीस्ट फिनिश टाइम। उस एक्टिविटी को जिसका फिनिश टाइम सबसे पहले है उसको रिहर्सल स्टूडियो हम असाइन करते हैं। और फिर हम 2 से लेकर n तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन तमाम को फिर से स्क्रीन करते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो पहले के साथ म्यूचुअली कंपेटेबल है और उसका फिनिश टाइम भी अर्ली है, तो उसको हम नेक्स्ट पोजीशन पे रखते हैं एंड सो ऑन। सो प्रॉब्लम सेटअप को मैं समझाता हूँ कि इस इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज वी हैव n activities from 1 to n, a set of n proposed activities. Each activity I in the set S, each activity I has a start time Si and a finish time Fi। ठीक है जी, हर एक एक्टिविटी का अपना स्टार्ट टाइम भी है और उसका फिनिश टाइम भी है, और जाहिरी बात है द स्टार्टिंग टाइम विल ऑलवेज बी लेस देन द फिनिशिंग टाइम। यहाँ पर ये इक्वल का साइन नहीं है।
If activity I is selected, the resource is occupied in the interval from Si to Fi. If activity I is selected, then the resource will be occupied from the interval from the start time of this activity I till the finish time of this activity I. We say I and J, two activities I and J are mutually compatible activities if they have, if the intersection of their start and finish time is none. मीन्स कि उसके बीच में जो है वो टाइम का क्लैश ना हो, तो वो म्यूचुअली कंपेटेबल एक्टिविटीज होंगे। ये एक ग्रीडी एक्टिविटी सिलेक्टर जो है वो सिंपल सा एल्गोरिथम है। एज्यूम दैट ऑल द एक्टिविटीज आर सॉर्टेड बेस्ड ऑन देयर फिनिशिंग टाइम। ठीक है जी। सो ग्रीडी एक्टिविटी सिलेक्टर है, एन जो है वो हमारे पास क्या है, लेंथ एस, नंबर ऑफ एक्टिविटीज, टोटल एक्टिविटीज। ए हमारे पास एक सेट है और उसमें फिलहाल जो है वो 1 पड़ा है, एक्टिविटी 1 जिसका फिनिश टाइम सबसे पहले है। देन आपका जो है वो लूप चलेगा फ्रॉम 2 to n और हम देखेंगे कि इस फर्स्ट एक्टिविटी के साथ म्यूचुअली कंपैटिबल कौन सी एक्टिविटी है। तो इसके साथ जो भी म्यूचुअली कंपैटिबल एक्टिविटी हो उसको हम इस सेट के अंदर ऐड करते जाएंगे। ठीक है जी। एट द एंड यू विल रिटर्न द सेट ए, जिसमें क्या होंगे, तमाम म्यूचुअली कंपैटिबल एक्टिविटीज होंगे। ये इस तरह से, ये हमारे पास 11 एक्टिविटीज हैं। ठीक है जी, ये तमाम 11 एक्टिविटीज है। एक्टिविटी 1 का जो स्टार्ट टाइम है वो 1 है और इसका जो फिनिश टाइम है वो 4 है। तो उसको हमने, तमाम एक्टिविटीज को हमने स्टार्ट किया है बेस्ड ऑन देयर फिनिश टाइम। तो इसका सबसे पहले जो फिनिश टाइम है वो इस एक्टिविटी का है, तो ये नंबर 1 पे पड़ा है। अब इसके साथ हम म्यूचुअली कंपैटिबल एक्टिविटी देखेंगे। म्यूचुअली कंपैटिबल एक्टिविटी वो होगी जो 4 के बाद शुरू होगी। तो एक्टिविटी 2 ये 3 से स्टार्ट हो रही है, तो ये म्यूचुअली कंपैटिबल एक्टिविटी नहीं है। ये बैक एरो शो कर रहा है कि ये वाली जो एक्टिविटी है ये म्यूचुअली कंपैटिबल एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी 3 ये 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है जी। तो ये भी 1 के साथ म्यूचुअली कंपैटिबल एक्टिविटी नहीं है। बैक एरो शो करता है कि ये म्यूचुअली कंपैटिबल एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो 4th एक्टिविटी 5 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है जी, क्योंकि इसका जो स्टार्ट टाइम है वो इसके फिनिश टाइम से ग्रेटर है। ये इस एग्जांपल में भी है, इफ द स्टार्ट टाइम ऑफ द न्यू एक्टिविटी इज ग्रेटर देन, ये इक्वल नहीं है, इज ग्रेटर देन द फिनिश टाइम ऑफ द प्रीवियस एक्टिविटी, तो ये म्यूचुअली कंपैटिबल एक्टिविटीज होंगे। तो इसके साथ जो नेक्स्ट म्यूचुअल कंपैटिबल एक्टिविटी है वो ये है 5 to 7। अब इसके साथ, अब इस एक्टिविटी 4 के साथ हम नेक्स्ट म्यूचुअली कंपैटिबल एक्टिविटी देखेंगे। 5th एक्टिविटी ये म्यूचुअली कंपैटिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये नेक्स्ट जो एक्टिविटी नंबर 8 है, क्योंकि उसका स्टार्ट टाइम जो है वो प्रीवियस एक्टिविटी के फिनिश टाइम से लार्जर है, इसलिए ये म्यूचुअली कंपैटिबल एक्टिविटी नेक्स्ट जो है वो 8 है। और ये जो एक्टिविटी नंबर 8 है ये कंटिन्यू है फ्रॉम 8 to 11। तो अब इसके साथ हम म्यूचुअली कंपैटिबल एक्टिविटी देखेंगे। 9 जो है इसके साथ म्यूचुअली कंपैटिबल नहीं है, 10 भी इसके नहीं है, और नेक्स्ट इसके साथ जो म्यूचुअली कंपैटिबल एक्टिविटी है वो एक्टिविटी नंबर 11 है। ठीक है जी। ये एक्टिविटी नंबर 11 को हमने फिर जो रिहर्सल स्टूडियो है उसको हमने असाइन किया, या उसको हमने सेट ए के अंदर यूनियन किया, ऐड किया। इस तरह से हमने उन तमाम एक्टिविटीज को पिक किया जो म्यूचुअली कंपैटिबल एक्टिविटीज थे। तो एक्टिविटी पिक इज ऑलवेज द फर्स्ट दैट इज कंपैटिबल। ग्रीडी एल्गोरिथम डू नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है जी। ये ग्रीडी एल्गोरिथम्स अगर एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम के लिए ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा है, लेकिन हमेशा जो है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देगा। इसके लिए इसने क्यों ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिया इस प्रॉब्लम के लिए? इसलिए कि इसने उस तमाम एक्टिविटीज को पिक किया जो म्यूचुअली कंपैटिबल एक्टिविटीज थे, किसी एक्टिविटी को नहीं छोड़ा जो म्यूचुअली कंपैटिबल थी और इसने स्किप की हो। तो इस वजह से इस एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम के लिए ग्रीडी जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा है। बट हूँ तो कल में चूंकि वीडियो स्टार्ट है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, बहरहाल जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है आप देख ले
ये एक बहुत सिंपल एल्गोरिथम है। इसमें जो लूप चलता है, सिंपल एक लूप, इसके अंदर ये जो है इसका जो है कांस्टेंट टाइम एक्टिविटी है, तो ऑर्डर 1, इसका भी ऑर्डर 1, इसका भी ऑर्डर 1, फिर 2 से n तक हमारे पास लूप चल रहा है। तो n-1 टाइम्स जो है ये लूप चल रहा है। तो इसकी और इसके अंदर जो एक बाकी स्टेटमेंट्स है वो वंस पर आइट्रेशन है। तो इस एक्टिविटी सिलेक्शन, ग्रीडी एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर है, ऑर्डर n है। लेकिन इसके अंदर एक हिडन कास्ट भी है। वो हिडन कास्ट क्या है, कोई एक बंदा अगर बता दे। तो इसके अंदर जो हिडन कास्ट है मैं बता देता हूँ, वो स्टार्टिंग का है रनिंग। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग जो है, क्योंकि फिनिश टाइम पे तमाम एक्टिविटीज़ को हम पहले स्टार्ट करते हैं, और जो फास्टेस्ट स्टार्टिंग एल्गोरिथम है उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो n log n है। वो मर्ज स्टार्ट है, या वो हीप स्टार्ट है, या वो एवरेज केस ऑफ द क्विक स्टार्ट है। ये फास्टेस्ट स्टार्टिंग एल्गोरिथम्स है जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो n log n है। अगर आप बबल स्टार्ट यूज़ करते हैं, मर्ज स्टार्ट बबल स्टार्ट या सिलेक्शन स्टार्ट या इंसर्शन स्टार्ट यूज़ करते हैं, तो फिर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो n² होगी। और ग्रीडी एक्टिविटी सिलेक्टर की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो मैंने समझाया कि वो ऑर्डर n है। तो चूंकि इसके अंदर जो है वो डोमिनेट कर रहा है स्टार्टिंग का टाइम, ठीक है जी, तो वो इंक्लूड कर ले तो फिर इसका जो टोटल टाइम होगा वो n log n होगा। Greedy algorithm, greedy activity selector produces solutions of maximal size for the activity selection problem, क्योंकि उसने तमाम उन एक्टिविटीज को पिक किया जो म्यूचुअली कंपेटेबल एक्टिविटीज थे। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ द ग्रीडी स्ट्रेटेजी। सो इन जनरल there is no way to tell if a greedy algorithm will solve a particular optimization problem or not. आप जनरली ये नहीं कह सकते कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि ये ग्रीडी जो है इसके लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा या नहीं देगा, तो आप इसको आंसर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कि अगर वो प्रॉपर्टीज किसी प्रॉब्लम में हो तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ, इसको ग्रीडी जो है इसके लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो देगा, और अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं है तो इसके लिए ग्रीडी जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन देने में फेल हो जाएगा। वो प्रॉपर्टीज जो है वो ये है, एक है ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी और एक है ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टीज अगर किसी प्रॉब्लम में है तो इसके लिए ग्रीडी जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा, और अगर नहीं है, इसमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी मिसिंग हो, तो ग्रीडी जो है इसके लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं दे सकेगा। ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी क्या है? ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी ये है कि अ ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन कैन बी अराइव्ड बाय मेकिंग अ लोकल ऑप्टिमल चॉइस। इसका मतलब ये है कि आप लोकल बेस्ट सोल्यूशन पिक करते करते अगर ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन पे हम पहुंचते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। अ ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन कैन बी अराइव्ड बाय मेकिंग अ लोकल ऑप्टिमल चॉइस मीन्स कि आप लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो पिक करते करते आप ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन पे पहुंचते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रॉब्लम के अंदर ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी है, और यही ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी है। दिस प्रॉपर्टी इज वेयर ग्रीडी एल्गोरिथम डिफर फ्रॉम द डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये प्रॉपर्टी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं है, और ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो अब आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि हाउ नहीं पहुंच सके, क्या ये भी पॉसिबल है? तो हाँ, ये पॉसिबल है, और ये मैं आगे एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ये थोड़ा सा कंपैरिजन है बिटवीन ग्रीडी एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ग्रीडी करता क्या है कि इट मेक्स वट एवर चॉइस सीम्स बेस्ट एट द मोमेंट, द चॉइस डिपेंड्स ऑन सो फार, नॉट डिपेंड्स ऑन एनी फ्यूचर चॉइस। इसको जो सोल्यूशन बेस्ट लगता है, लोकल सोल्यूशन, उसको पिक करता है। अगर बाद में ग्रीडी को पता चल जाए कि ये सोल्यूशन मैंने पिक किया था और ये मुझे ऑप्टिमिलिटी की तरफ या ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ नहीं ले जा रहा, तो ये बैक ट्रैक नहीं कर सकता। इस वजह से ग्रीडी के अंदर ऑप्टिमल सोल्यूशन की गारंटी नहीं है। आगे जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग है। द चॉइस एट ईच स्टेप डिपेंड्स ऑन द सोल्यूशन टू सब प्रॉब्लम्स। द चॉइस एट ईच स्टेप डिपेंड्स ऑन द सोल्यूशन टू सब प्रॉब्लम्स। कि जब कहीं एक सब सोल्यूशन आप पिक करते हैं और आगे जाके आपको पता चलता है कि ऑप्टिमिलिटी की तरफ नहीं जाता,
तो डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो बैक ट्रैक करता है। इस वजह से डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है इसमें ऑप्टिमल सोल्यूशन की गारंटी है, लेकिन ये स्लो है एज कंपेयर टू द ग्रीडी एल्गोरिथम। नेक्स्ट जो है वो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर ये है कि अ प्रॉब्लम एग्जिबिट्स ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर इफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम कंटेन्स विद इन इट ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू सब प्रॉब्लम्स। ये कहता है कि आपके पास जो ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया है उसका हर सब सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल होगा। कि अगर ये आपके पास ये एक ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन ए आया है और इसका हम एक सब सॉल्यूशन पिक करते हैं ए डैश, तो ये ए डैश भी जो है वो ऑप्टिमल होगा। और जाहिर बात है कि आपके सब सॉल्यूशन में से कोई एक भी सॉल्यूशन अगर सब ऑप्टिमल नहीं है तो आप जो है आपका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन फिर नहीं होगा। एंड दिस प्रॉपर्टी इज एक्सप्लाइड बाय बोथ द ग्रीडी एल्गोरिथम एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग। ये दोनों के बीच में सिमिलरिटी है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मैं इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक एग्जांपल है द 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम। सो अ thief है द नैपसैक। नैपसैक जो है वो बोरी को कहते हैं। सो अ thief है द नैपसैक दैट होल्ड्स एट मोस्ट W पाउंड। एक thief है, उसके पास जो है वो एक नैपसैक है और उसकी एक ख़ास कैपेसिटी है उस नैपसैक की। और फिर हमारे पास कुछ आइटम्स हैं जिसमें वो जिनको वो पिक कर रहा है। हर आइटम की एक वैल्यू भी है और हर आइटम का एक वेट भी है। सो द thief मस्ट चूज आइटम्स टू मिनिमाइज द वैल्यू स्टोलन एंड स्टिल फिट इनटू द नैपसैक। तो thief ने उन चीज़ों को पिक करना है जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो और जिसका वेट कम हो और वो नैपसैक के अंदर आ भी सके। सो ईच टाइम मस्ट बी टेकन आर लेफ्ट। चूँकि 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम है तो किसी आइटम को पूरा का पूरा उठा के ले जाएगा या फिर नहीं ले जाएगा। किसी आइटम का एक खास पोर्शन वो उठा नहीं सकता। ये आप देख रहे हैं, ये दो आइटम्स आप देख रहे हैं, इसको पूरा का पूरा उठा के ले जाएगा या फिर नहीं ले जाएगा। बाकी इसने ये दो आइटम्स उठा लिए। अब अगर इस नैपसैक में मजीद कैपेसिटी है आधी जो है एलिमेंट की, इस एलिमेंट की आधी कैपेसिटी है, लेकिन ये आधा एलिमेंट नहीं उठा सकता। ठीक है जी। सो दिस इज कॉल्ड द 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम। फिर जो है वो फ्रैक्शनल नैपसैक में ये फिर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि नैपसैक फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम में किसी एलिमेंट का आधा पोर्शन भी उठा के ले जा सकता है। ठीक है जी। ये देखिए, ये इसने 3 आइटम्स उठा लिए, 3 आइटम्स का जो है वो एक पोर्शन इसने उठा लिया है। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं कि ये जो नैपसैक है इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 50 पाउंड्स है। आइटम हमारे पास 3 आइटम्स हैं। उन तीनों आइटम्स में से हमने जो है वो 50 पाउंड्स को कोशिश करेंगे कि तीनों में से हम 50 पाउंड्स के आइटम्स को पिक कर ले। सो जो आइटम 1 है उसका वेट 10 है और उसकी जो वैल्यू है वो 60 है। इसकी जो डेंसिटी होगी वो वैल्यू डिवाइड बाय वेट। ठीक है जी। तो 60 डिवाइड बाय 10, तो इसकी जो डेंसिटी है वो 6 है। आइटम 2 है, इसका वेट 20 है और इसकी वैल्यू 100 है, तो इसकी डेंसिटी 5 है। 100 डिवाइड बाय 20 तो 5। इस तरह जो आइटम 3 है इसका वेट 30 है और इसकी जो वैल्यू है वो 120 है, सो इसकी डेंसिटी जो है वो 4 है। तो उन आइटम्स को हमने सॉर्ट किया है बेस्ड ऑन द डेंसिटी। अब ग्रीडी क्या करेगा, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा हो तो सबसे पहले ये किस आइटम को पिक कर लेगा, ये आइटम 1 को पहले पिक कर लेगा। ठीक है जी। ये पहले आइटम 1 को पिक कर लेगा। तो आइटम 1 की वैल्यू क्या है, वो $60 है और उसका वेट 10 है। अब इस कैपेसिटी में मजीद जो है, अब ये नेक्स्ट डेंसिटी का आइटम को उठाएगा। अब इसमें 40 की मजीद कैपेसिटी है, तो ये आइटम 2 को पिक कर लेगा। आइटम 2 की डेंसिटी जो है वो नेक्स्ट ज़्यादा डेंसिटी है, तो नेक्स्ट जो लोकल बेस्ट है वो ये है, तो ये नेक्स्ट लोकल बेस्ट को पिक करेगा। अब इसने इसको पिक किया, इसकी वैल्यू जो है वो 100 है, इसका वेट 20 है, तो नैपसैक में टोटल जो है वो हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं 30, जिसकी टोटल वेट है वो $160 है। अब ये आइटम 3 को जो है वो नहीं पिक कर सकता, क्योंकि नैपसैक के अंदर जो रिमेनिंग कैपेसिटी है वो 20 की है, लेकिन इसकी कैपेसिटी 30 है। और रिमेंबर कि ये 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम है, ये फ्रैक्शन ऑफ आइटम्स को पिक नहीं कर सकता। तो ठीक है जी। तो ये जो है
ये जब इन आइटम को उठाता है तो इसके अंदर जो है वो 160 टोटल आ जाएगा। इज इट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन? अगरचे इसने लोकल बेस्ट पिक किया था, लेकिन लोकल बेस्ट पिक करते करते ये ग्लोबल बेस्ट पे नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि इस प्रॉब्लम के अंदर ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इसने इसके लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं दिया। ऑप्टिमल सोल्यूशन ये है, एक और सोल्यूशन ये है कि ये इस सोल्यूशन को पिक कर ले और इसको पिक कर ले तो ये 180 आ जाएगा। लेकिन उससे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि ये 100 और ये 120 को पिक कर ले, ये इन आइटम 2 और आइटम 3 को पिक कर ले, तो नैपसैक पूरी भर जाएगी और इसकी टोटल जो वैल्यू होगी वो $220 होगी। लेकिन रिमेंबर, ग्रीडी जो है इसको पिक नहीं कर सकता इन आंसर्स को। डायनामिक प्रोग्रामिंग इस तरह करेगा। डायनामिक प्रोग्रामिंग पहले इन दो ऑप्शंस को चेक करेगा, फिर इस ऑप्शन को चेक करेगा, और फिर इन दो ऑप्शंस को चेक करेगा। तीनों में से जो बेस्ट होगा फिर उसको पिक करेगा। ठीक है जी, क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो बैक ट्रैक करता है और उन तीनों चॉइसेस को कंसिडर करने के बाद, इवेल्युएट करने के बाद अपना डिसीजन पिक करेगा। इस वजह से डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो उसमें ऑप्टिमल सोल्यूशन की गारंटी है, लेकिन वो स्लो है। और ग्रीडी के अंदर जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन की गारंटी नहीं है, लेकिन ये फास्ट है। ठीक है जी, तो इस प्रॉब्लम के लिए ग्रीडी एल्गोरिथम जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन देने में फेल हो जाता है। सो ऑप्टिमल सोल्यूशन इज टू टेक ऑल ऑफ द 2 and 3, V2 plus V3 which will be 220. Other solution is to take all of item 1 and item 3 which will be $180, all below the 50 pounds. ठीक है जी, लेकिन ये जो है ग्रीडी जो है इसको ऑप्टिमली सॉल्व नहीं कर सकता। These are clearly overlapping some problems for different eyes and so best solved by the dynamic programming. Dynamic programming इसको सॉल्व कर सकता है। अगर हम फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम को देख ले तो फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम जो है ये डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ग्रीडी इसको पिक करता है क्योंकि ये हमेशा लोकल बेस्ट को उठाता है और लोकल सबसे जो बेस्ट था वो ऑप्शन 1 था और जो नेक्स्ट बेस्ट था वो ऑप्शन 2 था। अगर हम फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम को कंसिडर कर ले तो ग्रीडी जो है सबसे पहले ऑप्शन 1 को उठाएगा 10 पाउंड्स, फिर ऑप्शन 2 को 20 और फिर ऑप्शन 3 का जो है वो एक पोर्शन लेगा उसमें से 20 जो कि $80 बनता है, तो वो $240 होगा। अब इसके लिए जो है ग्रीडी ने ऑप्टिमल सोल्यूशन दी है। ठीक है जी, $240, क्योंकि अब लोकल बेस्ट पिक करते करते हम ग्लोबल बेस्ट पे पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि जो फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम है इसके अंदर ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, तो यहाँ तक हम जो है लेक्चर को स्टॉप करते हैं, साथ में मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप करता हूँ और आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो रिकॉर्डिंग के स्टॉप होने के बाद हम क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं।